वेलकम टू डीके वीडियोस। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए ये चौथा वीडियो है। तो इसमें आज जो वर्णात्मक प्रश्न आएंगे खंड ब में, तो पाठ्य पुस्तक से जो क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में आपको बता रहे हैं। तो इसमें टोटल 3 भागों में डिवाइड है। एक में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो कि 3 में से कोई 2 करने होंगे और 25 से 30 वर्ड्स में लिखना है। फिर 60 से 70 वर्ड्स में लिखने का 1 नंबर यानी कि एक ही क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन में से वो आएगा 4 नंबर का, और संचय में से 3 क्वेश्चन में से 2 करने हैं जो कि आपको 40 से 50 वर्ड्स में लिखने हैं। ये टोटल 6 नंबर का यानी कि 14 नंबर का इसमें से आ रहा है। तो आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताए जा रहे हैं, कुछ आपको सोल्व करके और कुछ केवल क्वेश्चन बता रहे हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मीरा श्री कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती है? तो कृष्ण की अनन्य भक्त उपासिका मीरा कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए उनकी चाकरी करना चाहती है। चाकर ही अपने स्वामी के सबसे करीब रहता है। चाकर का मतलब यहाँ पर जो नौकर कह सकते, सेवक कह सकते। मीरा चाकर बनकर कृष्ण को प्रिय भाग लगाएगी यानी कि उनके बगीचे लगाएगी, श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करेगी। मीरा चाकरी के बदले श्री कृष्ण के दर्शन, स्मरण एवं भक्ति का उपहार पाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने संसार को सुखिया और अपने आप को दुखिया किस अर्थ में कहा है? तो कबीर ने संसार को सुखिया और अपने आप को दुखिया कहा है क्योंकि सामान्य अर्थ में लोग सांसारिक सुख, धन दौलत, खाना कमाना, ऐशो आराम आदि को ही सुख मान लेते हैं, लेकिन कबीर के लिए सच्चा सुख ईश्वर भक्ति, भजन एवं ईश्वर प्राप्ति में है। कबीर लोगों के इस अज्ञान को देखकर दुखी होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, सपनों के से दिन पाठ के लेखक और टोपी शुक्ला नामक पात्र का बचपन एक जैसा सा है। आपके बचपन से इनकी कथा कैसे मिलती जुलती है? तो सपनों के से दिन पाठ का लेखक और टोपी शुक्ला पाठ का टोपी नामक पात्र का बचपन एक जैसे था। दोनों की रुचि खेलकूद में अधिक थी। दोनों के मन में अध्यापकों का डर बना रहता था। दोनों पर अभिभावकों का दबाव भी बना रहता था। दोनों स्कूल में उपेक्षित महसूस करते थे। हमारे बचपन की कथा भी इनसे कुछ मिलती जुलती है। मेरा मन भी खेलकूद में अधिक लगता है। पढ़ाई के समय पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन ध्यान खेलकूद में चला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, एकाक की जो कारतूस है उसके अनुसार वजीर अली एक जाबाज सिपाही कैसे था? तो वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। वह अपनी जान पर खेलकर भारत को स्वतंत्र कराना चाहता था। उसने कई बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी किए थे। वह निडर होकर अंग्रेजों के कैंप में घुस गया था। उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। उसके जाबाज होने का पता इस घटना से चलता है कि वह अंग्रेजों के कैंप में घुसकर कारतूस लेने में सफल हो जाता है और कर्नल देखता ही रह जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मनुष्यता कविता और अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ का केंद्रीय भाव एक ही है, सिद्ध कीजिए। तो ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो कुछ इसका अपन आंसर बड़ा देना है। तो मनुष्यता कविता का प्रतिपाद्य यह है कि मनुष्य में परोपकार की भावना होनी चाहिए। दूसरों के लिए जीने मरने वाले व्यक्तियों को ही मनुष्यता की श्रेणी में रखा जा सकता है। अपनों के लिए जीने मरने वाले मनुष्य तो है, पर उनमें मनुष्यता वाले लक्षण का अभाव है। अपने हित के साथ साथ दूसरों का हित चिंतन करने की भावना ही मनुष्यता है। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ में कवि का संदेश है कि हमें दूसरों के दुखों में दुखी का सहभागी होना चाहिए। हमें सभी जीवों की संवेदना को भी समझना एवं महसूस करना चाहिए। अगर भगवान ने मनुष्यों को बनाया है तो पशु पक्षियों को भी उन्होंने ही बनाया है। इस धरती पर पशु पक्षी, मानव, नदी, पर्वत, समुद्र आदि सभी की हिस्सेदारी है। इस प्रकार दोनों पाठों में परोपकार और संवेदनशीलता की बात कही गई है। 6 क्वेश्चन, तंतारा वामिरो के मुख्य प्रेम पर टिप्पणी कीजिए। तो तंतारा और वामिरो एक दूसरे के आकर्षण में बंधे थे। दोनों की भेंट पहली बार लपाती गांव के पास समुद्र के किनारे पर हुई। तंतारा वामिरो के गायन पर मुग्ध था और वामिरो तंतारा के सुंदर बलिष्ठ शरीर किंतु बेहद शांत शब्द और भोलेपन के कारण उसकी ओर आकर्षित हुई। दोनों नियमों और रूढ़ियों के भेड़ियों में जकड़े हुए थे। अब जापानी मनोरोगी क्यों है, जैन की जैन पाठ के आधार पर बताइए। तो जापानी
मनोरोगी इसलिए है क्योंकि उनके जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, इसके कारण से उनको मानसिक तनाव हो गया है और एक अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए 1 महीने का काम एक ही दिन में करना चाहते हैं। अब वो यानी कि बोलते नहीं बकते हैं और अपने दिमाग पर स्पीड का इंजन लगा लिया है, इसलिए जब वह टूटता है तो वो मानसिक रोगी बन जाते हैं। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, क्या मनुष्य ही प्रकृति के विनाश का कारण बनता जा रहा है? अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो ये भी बड़ा क्वेश्चन है, यानी कि 4 नंबर वाला, तो इसका आंसर अपन बड़ा देते हैं। मनुष्य ही प्रकृति के विनाश का कारण बनता जा रहा है, इस कथन में 100% सच्चाई है। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के में आए हुए उदाहरण या लेखक के द्वारा वर्णित घटनाओं जो उन्होंने बताई थी, ये सब इसी की पुष्टि करती है कि प्रकृति में सबकी बराबर की भागीदारी है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और स्वास्थ्य के कारण से यानी कि उसका दुरुपयोग ही किया है, उसने सब पर कब्जा कर लिया है और प्रकृति का विनाश कर दिया है। तो ये सब प्रकृति के विनाश का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? तो हरिहर काका के मामले में गांव वालों की अलग अलग राय थी। स्वभाववश लोग अलग अलग वर्गों में बांटे हुए थे। एक वर्ग के अनुसार हरिहर काका समझदार थे, तो दूसरे वर्ग के अनुसार मूर्ख। एक वर्ग के अनुसार खून के रिश्ते अधिक महत्वपूर्ण थे, इसलिए जमीन भाइयों के नाम कर देनी चाहिए थी। दूसरे वर्ग के अनुसार लोक से अधिक परलोक को महत्व देना चाहिए और जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। जबकि एक वर्ग ऐसा भी था जो मानता था कि जीते जी जमीन किसी के भी नाम नहीं करनी चाहिए। एक वर्ग की सोच का कारण खून के रिश्ते है, दूसरे वर्ग की सोच का कारण परलोक सुधार है, जबकि तीसरी जो वर्ग है उसकी सोच का कारण जीवन की कड़वी सच्चाई है। इस तरह तीनों के अलग अलग मत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती है, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती है, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर हम देखते हैं कि लेखक के बचपन के साथी राजस्थान और हरियाणा से आकर उनके कस्बे में बसे थे। उन बच्चों की बोली अलग अलग थी, पर खेलकूद के समय किसी को कभी कोई परेशानी नहीं होती थी। अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे खेल में एक दूसरे की बात आसानी से समझ लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गया? तो सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि सवार और कोई नहीं था, बल्कि वह स्वयं वजीर अली था। उसी को पकड़ने के लिए कर्नल दल बल सहित वहां डेरा जमाए हुए था। वह कर्नल से 10 कारतूस ले गया, साथ ही यह भी कह गया कि वजीर अली को पकड़ना आसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, एक ही कक्षा में दो बार बैठने से टोपी को किन भावात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो देखिए, टोपी पढ़ने लिखने में कमजोर नहीं था, पर परिस्थितिवश यानी कि 2 बार फेल हो गया। एक ही कक्षा में दो बार बैठने से उसे कई तरह की भावात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे न केवल पढ़ाई में कमजोर माना जाता था, बल्कि साथ ही छात्र एवं शिक्षकों के उपवास का पात्र भी बनना पड़ता था। उत्तर देने पर भी प्रोत्साहन प्रशंसा की जगह उपेक्षा का शिकारी होना पड़ता था। उसके मनोबल को बढ़ाने की जगह गिराने का प्रयास ही किया जाता था। टोपी को अकेलेपन, उपेक्षा, उपहास और यानी कि नजरों में नीचा जैसी कई भावात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब समुद्र ने अपना क्रोध किस रूप में व्यक्त किया? तो समुद्र ने यानी कि 3 जहाजों को उठाकर गेंद की तरफ फेंक दिया, अलग अलग दिशाओं में। इस तरह उसने अपना क्रोध प्रकट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? तो बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव से आती है। जीवन में अनुभव पुस्तकीय ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। पुस्तकें पढ़ने से हर कक्षा में पास हुआ जा सकता है, परंतु उस ज्ञान को अनुभव में उतारे बिना वह ज्ञान अधूरा है। बड़े बुजुर्गों को जीवन की समझ हमसे ज्यादा है, उन्होंने यह सब अनुभव से प्राप्त किया है। हम विषम परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, पर हमारे बड़े बुजुर्ग उन परिस्थितियों में भी समस्या का हल निकालना जानते थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु अनुभव से भरपूर थे। अनुभव पढ़ाई लिखाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कबीर जागते हैं और रोते हैं क्यों? तो कबीर के जागने का मतलब है ईश्वर संबंधी ज्ञान का होना।
वे ईश्वर का ज्ञान समझ गए हैं, संसार अज्ञानता से वशीभूत है। अतः कबीर संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित रहते, सोते नहीं है और लोगों की दशा देखकर रोते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है? तो मीराबाई कृष्ण को पाने के लिए उनकी चाकरी करना चाहती है, उनके लिए बाग बगीचे लगाना चाहती है, क्योंकि जब कृष्ण बगीचे में घूमने आए तो इस बहाने वह कृष्ण के दर्शन कर सकेगी। अरब में लश्कर को नूह नाम से क्यों याद करते हैं? तो पैगंबर का असली नाम लश्कर था। सारी उम्र रोते रहने के कारण उसे नूह के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने एक बार एक जख्मी कुत्ते को धुतकार दिया था और उस कुत्ते को ऐसा पुकारने के बाद से उम्र भर इस गलती के लिए वे पछताते रहे और रोते रहे, इसलिए उनका नाम नूह पड़ा। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पीछे वाले पार्ट के वीडियो आप मेरे चैनल की क्लास 10 की लिस्ट में से देख सकते हैं। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? तो मीराबाई कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि उन्होंने सिर पर मोर मुकुट धारण किया है और तन पर पीले वस्त्र सुशोभित है। गले में वैजयंती माला उनके सौंदर्य में 4 चांद लगा रही है। मीरा कहती है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हुए बांसुरी बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो वर्तमान विकसित समाज में स्वार्थपरता घर कर गई है। समाज के लोग हमेशा स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। भाई भाई का रिश्ता भी स्वार्थपूर्ण हो गया है। समाज के लोग अपने नाते रिश्तेदारों का आदर सत्कार इसलिए करते हैं ताकि उनसे वे पूरा फायदा उठा सके। रिश्तों में प्यार एवं बंधुत्व समाप्त हो गया है। आज रिश्तों का अर्थ बदल गया है, सब स्वार्थ पर आधारित है। स्वार्थ पर आधारित रिश्ते टिकाऊ नहीं होते, तो उनका टूटना स्वाभाविक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? तो पर्वतों की ऊंची चोटियों से सरसर करते बहते झरने देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे पर्वतों की उच्चता व महानता की गौरव गाथा गा रहे हो। जहां तक बहते हुए झरने की तुलना का संबंध है, तो बहते हुए झरने की तुलना मोती रूपी लड़ियों से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो पावस ऋतु में प्रकृति में बहुत से मनोहारी परिवर्तन आते हैं, जैसे वर्षा ऋतु में मौसम बदलता रहता है, तेज वर्षा होती है, जल पहाड़ों के नीचे इकट्ठा होता है तो दर्पण जैसा लगता है। पर्वतमालाओं पर अनगिनत फूल खिल जाते हैं, ऐसा लगता है अनेकों नेत्र खोलकर पर्वत देख रहा है। पर्वतों पर बहते झरने मानो उसका गौरवगान कर रहे हैं। लंबे लंबे वृक्ष आसमान को निहारते हुए चिंतामग्न दिखाई दे रहे हैं। अचानक काले काले बादल घिर आते हैं, ऐसा लगता है मानो बादल रूपी पंख लगाकर पर्वत उड़ना चाहते हैं। और कोहरा धुएं जैसा लगता है, इंद्र देवता बादलों के यान पर बैठकर नए नए जादू दिखाना चाहते हैं। तो ये सब अपन को लगता है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 21 तक के क्वेश्चन के आपको उत्तर अभी बताए थे। अब बाकी के उत्तर आपको नहीं बता के केवल क्वेश्चन बता रहे जो इम्पोर्टेंट है, और इनके आंसर आप मेरे दूसरे वीडियो में से देख सकते हैं जो पहले बनाए हुए। तो इप्पन की दादी के देहांत के बाद टोपी शुक्ला को उसका घर खाली सा क्यों लगने लगा? सात्विक प्रेम का बंधन अथवा मजहब की दीवारों में से आप किससे अधिक मजबूत मानते हैं? स्पष्ट कीजिए। 23 नंबर वाला क्वेश्चन, बुनियादी पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने? बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 24 स्काउट परेड करते समय लेखक अपने आप को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगा था? 25 अम्मी शब्द पर टोपी के घरवालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? 26 में तंतारा की पोशाक कैसी थी और वह सदा क्या बांध कर रहता था? 27 में सपनों कैसे दिन पाठ के लेखक का मन किताबों में क्यों नहीं लगता था? 28 कारतूस पाठ के आधार पर लिखे कि वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना था। 29 में एकांकी कारतूस पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी। 30 में बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। नेक्स्ट, रूढ़ियां जब बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? ततारा वामीरो पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? कर चले
हम फिदा गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? कबीर के पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 35 पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर पावस ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों और सौंदर्यों का वर्णन कीजिए और मनुष्यता कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। 37 में कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है? 38 टोपी और रिपन की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। 39 अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। हरिहर काका कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और 40 जान देने की रुत रोज आती नहीं के माध्यम से कवि केपी आजमी क्या कहना चाहते? उक्त पंक्ति में निहित संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तो इस तरह से आपको 40 क्वेश्चन इंपोर्टेंट दिए। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।